जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस से संबंधित प्रश्न को। और जितने सारे प्रश्न हैं सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आप लोग को टिक करना है। और ये जितने सारे प्रश्न हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए सीधा हम लोग आप प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से इसको देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी आयरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन। हेमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो आयरन उपस्थित होता है। और रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है हेमोग्लोबिन के कारण से ही होता है। और हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन और प्रोटीन से मिलकर के बनता है। आयरन और प्रोटीन से मिलकर के हेमोग्लोबिन बनता है। और रक्त का लाल रंग जो होता है हेमोग्लोबिन के कारण से ही होता है। इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, इसको बताना है। तो इस ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी है जीवाणु का नाश, ऑप्शन सी है रक्ताल्पता का निवारण, ऑप्शन डी है लोह का उपयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हेमोग्लोबिन जो है शरीर के हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, यानी कि हर एक ऊतक तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम हेमोग्लोबिन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है फाइब्रोनोजेन, ऑप्शन बी है राइजोबियम लुगोमिनोसरम, ऑप्शन डी है अस्टेफाइलोकक्कम, ऑप्शन डी है नेनुकसारलोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेब्रिनोजेन। फेब्रिनोजेन रक्त को जमाने में काम आता है। और अगर यदि पूछा जाए कौन सा विटामिन के कारण से रक्त का थक्का जमता है, तो विटामिन के कारण से रक्त का थक्का जमता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? एक वयस्क मनुष्य का बात हो रहा है कि एक वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो इसको बताना है। ऑप्शन ए है 150/90, ऑप्शन बी है 120/80, ऑप्शन सी है 100/120, ऑप्शन डी है 120/150। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120/80। एक वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है, इसको बताना है। तो लाल रक्त का आकार जो होता है बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है उत्तलाकार, ऑप्शन सी है अनियमिताकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलाकार। लाल रक्त का आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है 3 से 4 लीटर, ऑप्शन बी है 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन डी है 6 से 7 लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। तो इसको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है अस्थिमज्जा में, ऑप्शन बी है प्लीहा में, ऑप्शन सी है यकृत में, ऑप्शन डी है हृदय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अस्थिमज्जा में लाल रक्त का निर्माण होता है। और इससे कुछ और संबंधित देख लीजिए, बता देता हूँ मैं। और लाल रक्त कण जो नष्ट होता है वो नष्ट होता है यकृत और प्लीहा में। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। और ये जो नष्ट होता है लाल रक्त कण, ये कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रगाह कहा जाता है। और एक बात और बता दूं कि भ्रूण के समय जो होता है, भ्रूण के समय रक्त का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? प्लीहा और यकृत में होता है। भ्रूण के समय प्लीहा और यकृत में होता है। और जनरली लाल रक्त कणिका जो मरती है वो कहाँ? यकृत और प्लीहा में मरती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा गया है। और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अस्थिमज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है, जिसको बोन मेरो भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन कहाँ स्रावित होती है उसको बताना है। ऑप्शन ए है पेनक्रियाज, ऑप्शन बी है पैराथायराइड, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इंसुलिन स्रावित होती है, पेनक्रियाज से इंसुलिन स्रावित होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है,
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 96.6 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। एक मानव शरीर का जो होता है समान रक्तचाप जो होता है वो समान तापमान जो होता है, एक मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य मनुष्य का जो होता है वो तापमान होता है। उसका शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है स्टेपिज, ऑप्शन सी है केसरुक, ऑप्शन डी है कपाल हड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेपिज। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है, तो कान की हड्डी है, ये कान में पाई जाती है, और ये सबसे मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। तो इसको भी याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो स्टेपिज। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मानव मूत्र का पीएच मान कितना है, उसको बताना है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। रक्त का अगर तो पूछेगा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, और मानव मूत्र का पीएच मान होता है वो 6 होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मानव शरीर में क्रोमोजोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, उसको बताना है। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन सी है 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46। मानव शरीर में क्रोमोजोम गुणसूत्रों की संख्या 46 है, और पूछा जाए कितने जोड़े हैं, तो 23 जोड़े हैं। 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर में। और कितने पाए जाते हैं तो बोला जाए तो 46 हो जाएगा। जोड़े में पूछेगा तो 23 हो जाएगा। आगे देखते हैं इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है डायबिटीज, ऑप्शन सी है कैंसर, ऑप्शन डी है एनीमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायबिटीज यानी कि मधुमेह बीमारी जो है, यानी मधुमेह डिजीज जो है इंसुलिन की कमी के कारण से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे है मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, इसको बताना है। तो ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्लैंड्स, ऑप्शन बी है थायराइड ग्लैंड्स, ऑप्शन सी है थाइमस, और ऑप्शन डी है कॉपर्स लुटियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड्स के कारण से मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, तो ओ रक्त समूह वाले आदमी को किसको दिया जाता है रक्त, वो समूह रक्त वाले जो हैं वो कौन सा आदमी को अपना ब्लड दे सकता है, उसको बताना है। तो ऑप्शन ये है ए रक्त समूह को, ऑप्शन बी है बी रक्त समूह को, ऑप्शन सी है ए बी रक्त समूह को, ऑप्शन डी है सभी रक्त समूह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी रक्त समूह को। वो रक्त वाले समूह जो होते हैं उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि सर्वदाता कहा जाता है। और ये भी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं सिर्फ ये भी को देते हैं, और वो सबका ब्लड ले सकते हैं। ये भी को बोला जाता है सर्वग्राही, मतलब सबका वो ब्लड ग्रुप जो है सब ब्लड वो ले सकता है, लेकिन देने की बात आए तो सिर्फ ए बी को दे सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है ए बी को। और ओ को सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि सब भी ग्रुप को ये दे सकता है। और ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ये होते हैं, बी होते हैं, ओ होते हैं, और ए बी होते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये एक ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है ए बी ग्रुप वाले खून, उसको बताना है। ऑप्शन ये है ए और बी को, ऑप्शन बी है ए बी को, ऑप्शन सी है ए बी और ओ को, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी को। ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति सिर्फ खून जो दे सकता है वो ए बी को ही दे सकता है, लेकिन लेने की बात आए तो सबका ये खून ले सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है सर्वग्राही, मतलब सबका ये ले सकता है, लेकिन देने का बात आए तो सिर्फ ए बी को देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सर्वग्राही रक्त समूह होता है, तो सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है बी, ऑप्शन डी है ए। तो सर्वग्राही जो कहा जाता है उसको ए बी को कहा जाता है, ये सबका खून ले सकता है, लेकिन देने की बात आए तो सिर्फ ए बी को देगा। चलिए आगे देखते हैं हम।
सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है इसमें बताना है। ए ऑप्शन ये है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी, ऑप्शन डी है ओ। सर्वदाता की बात आए तो ऑप्शन डी यानी कि ओ ग्रुप वाले जो हैं वो सभी ग्रुप वाले को दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है उसको बताना है। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 80, ऑप्शन डी है 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72। एक स्वस्थ मनुष्य का जो है हृदय की सामान्य स्पंदन जो होता है वो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। 72 बार प्रति मिनट धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य यानी कि वयस्क मनुष्य का हृदय की धड़कन कितना है तो 72 बार। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है इसको बताना है। तो मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, और मूत्र का बात करें तो कितना होता है 6, जो पहले बता चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो मानव शरीर में कौन सा पदार्थ है जो तत्कालीन ऊर्जा देता है शरीर को। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है खनिज लवण, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एब्थोल्मिक संबंधित है। ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है उसको बताना है। ऑप्शन ए है नाक से, ऑप्शन बी है मुंह से, ऑप्शन सी है जीभ से, ऑप्शन डी है आँख से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आँख से। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किससे संबंधित है तो आँख से संबंधित है। तो इसका यहाँ पूछ रहा है कि एब्थोल्मिक संबंधित किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आँख से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसको बताना है कि पित्त कहाँ से निकलता है। तो पित्त कहाँ से निकलता है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है पित्ताशय से, ऑप्शन बी है यकृत से, ऑप्शन सी है गुर्दा से, ऑप्शन डी है ग्रास नली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत से, यानी कि लीवर से जो है मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। इसका आंसर होगा लीवर यानी कि यकृत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है खोपड़ी में, ऑप्शन बी है टांग में, ऑप्शन सी है भुजा में, ऑप्शन डी है मुंह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिबिया नामक हड्डी जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है टांग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं उसको बताना है। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं उसको बताना है। ऑप्शन ए 16 से 18 बार, ऑप्शन बी है 20 से 30 बार, ऑप्शन सी है 100 से 110 बार, ऑप्शन डी है 6 से 10 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार। एक वयस्क मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है 16 से 18 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे। उपरोस्थि कहाँ मानव शरीर में पाया जाता है उसको बताना है। ऑप्शन ए है जांग में, ऑप्शन बी है नितंब में, ऑप्शन बी कपाल में, ऑप्शन डी है छाती में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जांग में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे है शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो इसको बताना है। ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी है तिल्ली, ऑप्शन डी है ब्रूनर ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसको भी याद रखेंगे। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, शरीर का मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। तो यानी कि और इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है इसको बताना है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी, ऑप्शन डी है लाल ग्रंथि। जिसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है उसको बताना है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन ए है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है हृदय। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है उसको बताना है। मस्तिष्कांत, ऑप्शन ए है मस्तिष्कांत, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है परमस्तिष्क, ऑप्शन डी है मध्यमस्तिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा परमस्तिष्क। इसको सेरेब्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में सेरेब्रम। ये मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है,
यानी कि सेरेब्रम या बोलिए परमस्तिष्क। याद रखेंगे, इसका नाम इंग्लिश में है सेरेब्रम। सेरेब्रम और हिंदी में परमस्तिष्क, जो मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। चलिए आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, इसको बताना है। तो ऑप्शन ए है 1350 ग्राम, बी है 1250 ग्राम, सी है 1100 ग्राम, ऑप्शन डी है 1150 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है कितने होता है, 1350 ग्राम होता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है हृदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इसका हो जाएगा लीवर, यानी कि यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। और अगर सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछे जाए तो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। कोशिका पूछेगा तंत्रिका तंत्र, और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो हो जाएगा यकृत यानी लीवर। चलिए आगे देखते हैं, आगे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, उसको बताना है। पहला है स्टेपिज, दूसरा है फीमर, तीसरा है केसरूप, और चौथा है कपाल हड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। जांघ की हड्डी जो है यानी फीमर की हड्डी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ से होता है उसको बताना है। ऑप्शन ए है मुंह, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है पेट, ऑप्शन डी है आंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंह से। मुंह से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, और मुंह से जो होता है वो पाचक अंग प्रारंभ होता है। यहाँ पे मुंह में क्या एंजाइम में पाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, इसको बताना है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा, और चौथा है विटामिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है उसका सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, इसको बताना है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है नाइट्रोजन, और चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है पनीर से, दूसरा है पालक से, तीसरा है मछली से, और चौथा है दूध से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पालक से। पालक से मनुष्य जो है सो आयरन प्राप्त करता है, यानी लोहा प्राप्त करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है मानव शरीर में आहार अन्य मुख्यतः पचता कहाँ है, इसको बताना है। भोजन कहाँ पचता है वो बताना है। पहला है उदर से, दूसरा है छोटी आंत से, तीसरा है बड़ी आंत से, और चौथा है यकृत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। भोजन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है, इसको बताना है। तो ऑप्शन ए है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 88 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर से देख लीजिए, ऑप्शन ए है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऑप्शन बी है 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 88 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और यदि सेल्सियस में पूछा जाएगा तो सेल्सियस में हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है उसको बताना है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 80%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60%। इसका सही आंसर हो जाएगा 60%। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 60%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से जरूर करें, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें, ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इससे आपको लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों।